नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके एग्रीकल्चर मीटरोलॉजी की और उसमें हमारे रिसोर्स की बातें हम कर रहे थे। ठीक है, यानी कि संसाधनों की बातें चल रही है, उसकी हम बात करने वाले हैं। देखो, रिसोर्स में यदि हम बात करें तो लगभग हमने सभी रिसोर्स कंप्लीट कर लिए हैं। दो आपके इंपॉर्टेंट रिसोर्स रहे हैं जिनकी हम बात आज करेंगे, फिर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इकोसिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दो रिसोर्स कौन कौन से रहे हैं उनकी हम बात करें। संसाधन। ठीक है, संसाधन के डेफिनेशन आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या कहोगे? मानव उपयोगी कोई भी वस्तु जो मानव के लिए उपयोग में आ रही है या जिसकी एक वैल्यू है। ठीक है, एक मूल्यवान वस्तु के रूप में उसको देखा जाता है, वो आपके क्या होती है? संसाधन होती है, पहली बात। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि इसमें हमने पहले संसाधनों का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, फॉरेस्ट की भी हमने बात की थी, जल की हमने बात की, उसके बाद में हमने कहा कि ये जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फूड रिसोर्स, उसकी हमने बात की। अब क्या रह गया है? तो एक तो आपने सुना होगा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ऊर्जा एक संसाधन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, तो ऊर्जा का ध्यान रखेंगे। और एक हम बात करेंगे मुख्य रूप से आपके मृदा बोल सकते हैं या इसी को हम लैंड बोल सकते हैं, दोनों चीजें ही होती है। ठीक है, लैंड भी रिसोर्स के तौर पे होती है और सॉइल यानी कि मृदा भी रिसोर्स के तौर पे होती है। आपको पूछ लिया जाए कि लैंड और सॉइल में क्या फर्क होता है, तो आप क्या बताओगे? एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि जो आपका लैंड है, ठीक है, और एक सॉइल है, इन दोनों में क्या फर्क है? तो इन दोनों में आपको मैं फर्क बता देता हूं। होता क्या है, जनरली लैंड जो होती है वो हम किसी भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे घर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, या मान लो एग्रीकल्चर करने के लिए, किसी भी वे में हम काम में ले सकते हैं, वो आपके क्या होती है? लैंड होती है। और लैंड की एक जो प्रॉपर्टी, मुख्य प्रॉपर्टी होती है, वो होती है लैंड 2D होती है। 2D का मतलब समझते हो? जैसे 3 डायमेंशनल 3D, उसी प्रकार ये 2D होती है। इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, गहराई हम नहीं देखते हैं। लैंड की गहराई से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी कि लैंड हमेशा क्या होती है? 2D होती है, ये बात ध्यान रखना। और सोइल हमेशा 3D होती है, इस चीज को जरूर ध्यान रखना। ये सोइल साइंस में भी पूछा जाता है कि क्या सोइल जो है 3 डायमेंशनल बॉडी है। ठीक है, ये चीज पूछी जाती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब भी हम सोइल की बात करते हैं तो हम एक तो ये कहते हैं कि खेत कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, ये बात तो हम करते ही है। साथ में हम ये कहते हैं कि इस खेत में गहराई कितनी है, क्योंकि हम कई प्रकार की फसलें उगाते हैं जिनको अधिक गहरी मिट्टी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिनमें चट्टानें नीचे जल्दी से ना आए, गहराई तक जड़े जा सके, वहां से न्यूट्रिएंट ले सके, ऐसी मिट्टी की पौधों को ज्यादा आवश्यकता होती है। तो हम गहराई को भी देखते हैं, मिट्टी की जो आपकी ये गहराई होती है, इसको भी हम देखते हैं। इसलिए मिट्टी क्या होती है? 3 डायमेंशनल बॉडी होती है, जिसको हम 3D बोलते हैं। 3D देखा ना, हम कहते हैं आजकल जो है 3D मूवीज आती है, जिसमें जो है उसी प्रकार का ये होता है, अपना जो थिएटर होता है उसमें 3D में दिखता है सब कुछ, ऐसा रियल लगता है बिल्कुल। ठीक है, वही चीज होती है 3 डायमेंशनल का मतलब तीनों चीजें। अभी जो मुझे आप देख रहे हो ना, ये 2 डायमेंशनल है, यानी कि इसमें दो ही चीजें दिखाई दे रही है। मैं आपको इधर से जो है लंबाई के रूप में और इधर से जो चौड़ाई के रूप में दिखाई दे रहा हूं। बाकी आप जो है मेरी ये वाली जो वो है ना, जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह की गहराई, वो नहीं देख पा रहे हो आप। ठीक है, तो वो चीज होती है मिट्टी में, वो तीसरा डायमेंशन आपको दिखाई देता है और लैंड में तीसरा डायमेंशन नहीं दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना। बाकी बेसिक चीजें हैं, लैंड की भी हम बात करेंगे और सॉइल की भी हम बात करेंगे। इसके साथ में ही ऊर्जा। देखो, ऊर्जा के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। ऊर्जा का मतलब है एक तरह से हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, और एनर्जी के कई प्रकार के रिसोर्स होते हैं। ठीक है, इसमें एक तो यह है कि पुराने रिसोर्स जो कि हम पुराने टाइम से काम में लेते आ रहे हैं, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, लकड़ी हो गई, ये हम पुराने टाइम से काम में लेते आ रहे हैं। ठीक है, लकड़ी आज थोड़ी जला रहे हैं, लकड़ी हमारे पूर्वज जो है कई सालों से जलाते आ रहे हैं, उसका उपयोग करते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन बायोगैस तो आज बन रही है। ठीक है, सोलर एनर्जी तो आज बन रही है, पवन ऊर्जा की आज बात करते हैं। इसका मतलब एक तो ऊर्जा को हम इस हिसाब से बांट सकते हैं कि इसको दो भाग कर सकते हैं, कि एक तो पारंपरिक है जो पहले से चली आ रही है, और एक हमारे नवीन है, अभी जो है इंट्रोड्यूस हुई है, कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ जो चीजें आई है, वो आपके क्या है?
आपके नई ऊर्जा के सोर्स है। ठीक है, इनकी हम बात करेंगे। एक ऊर्जा का सोर्स, मैंने जब ये क्लासिफिकेशन, हम संसाधनों का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, तब भी मैंने बताया था कि जो संसाधनों का क्लासिफिकेशन होता है वो नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है, इस प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय ये दोनों ही आपके क्या है, ऊर्जा के भी प्रकार है और ये संसाधनों के भी प्रकार है। ऐसी ऊर्जा जिसको हम बार बार उपयोग में ले सकते हैं, वो खत्म नहीं होती है, जिसको हम पुनः बना सकते हैं, इस प्रकार की ऊर्जा के जो हमारे रिसोर्स हैं वो क्या है, वो नवीकरणीय है। और ऐसी ऊर्जा जो एक बार यूज करने पर खत्म हो जाती है और लंबे टाइम तक हम उसको दोबारा नहीं बना पाते हैं या उसको बनाने में एक लंबा समय लग जाता है, ऐसे संसाधनों को, ऐसे ऊर्जा के संसाधनों को हम अनवीकरणीय कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोनों का क्लासिफिकेशन आप ध्यान रख सकते हो। बाकी रिसोर्स के बारे में यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे पढ़े तो ऊर्जा के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, ऊर्जा के क्या होते हैं, कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम पारंपरिक से ही स्टार्ट करते हैं। कोयला का नाम सुना होगा आपने, जी सर, कोयला का नाम हमने सुना है। इसके साथ में ही पेट्रोलियम, जिसको मैं यहाँ कह रहा हूँ, एक तरह से हम कह सकते हैं पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ठीक है। और एक आपने सुना होगा प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। ये तीनों जो रिसोर्स है, इनकी क्या खास बात है कि ये क्या होंगे, एक तो प्रदूषण करते हैं। पहली बात तो जब भी हम इनको यूज में लेते हैं तो ये CO2 गैस देते हैं, ठीक है, ऊर्जा तो हमें देते हैं, साथ में क्या देते हैं, CO2 गैस के रूप में प्रदूषण भी देते हैं। तो हमारे लिए काम के तो है, लेकिन प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी बात, इनको एक्सट्रैक्ट करने में हमें जो है खर्च बहुत ज्यादा करना पड़ता है, स्टार्टिंग का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात, इनकी प्रोसेसिंग में भी टाइम लगता है। ठीक है, रिफाइनरी लगानी पड़ती है, वो करोड़ों की रिफाइनरी लगती है, उसके बाद में प्रोसेस होता है, उसके बाद में डीजल पेट्रोल ये सारी चीजें बनती है, तभी तो ये महंगा पड़ जाता है। तो वो चीज है, हम ये कह रहे हैं कि प्रदूषण के साथ साथ में ये एक ही बार यूज में लिए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या है, पारंपरिक है। पारंपरिक का मतलब है पुराने काम में लिए, जो पुराने समय से काम में लिए आ रहे हैं, और इनको हम एक ही बार यूज में ले सकते हैं, उसके बाद में ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और बनने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, इसके बाद में एक प्रकार दूसरा और है ऊर्जा का, जिसको हम कह रहे हैं, आजकल चल रही है ये सौर ऊर्जा। नाम सुना होगा आपने, सौर ऊर्जा, यानी कि सूर्य का जो किरणें हैं उसका यूज करके हम क्या बना रहे हैं, ऊर्जा बना रहे हैं। छोटी छोटी प्लेटें देखी होगी आपने, सिलिकॉन की प्लेटें आती है, और वो प्लेटें क्या करती है, वो आपके जो है ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके, सूर्य की जो किरणें हैं उनको एब्जॉर्ब करके उसको लाइट में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, और इससे क्या बनता है, इससे आपके लाइट बनती है। जो आजकल हम कहते हैं कि जो ट्यूबवेल है वो भी सोलर से चल रही है, जो हमारे घर की लाइट है वो भी सोलर से चलती है, इवन गाड़ियां सोलर से चलने लग गई है, कई प्रकार के मोबाइल आते हैं जो सोलर से चार्ज हो जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ रही है, और इसमें जो है नई नई आपको प्रौद्योगिकी, नई नई टेक्नोलॉजी इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बढ़ती हुई ऊर्जा का भी क्या है, एक तरह का सोर्स है। इसके बाद में आपने सुना होगा पवन ऊर्जा, जहां पर हवाएं साल भर तेज हवाएं चलती रहती है, उन जगहों पर आपने बड़ी बड़ी जो है पवन चक्कियां देखी होगी जो घूमती रहती है धीरे धीरे। ठीक है, उनको देखने में ऐसा लगता है कि बहुत धीमे धीमे घूम रही है, लेकिन एक्चुअल में उनकी स्पीड वही होती है, उनको ज्यादा तेज नहीं चला सकते, यदि ज्यादा तेज चलाएंगे तो वो टूट जाएगी। इसलिए उनकी एक नेचुरल स्पीड होती है, और वो ही उनके लिए सही रहती है, ताकि कंटिन्यू बिजली बनती रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत तेज घुमाना है, ज्यादा तेज जो है वो टूटने का खतरा रहता है, वो गिर सकती है। इसलिए उनकी जो है ऐसी जगह पर ही लगाई जाती है जो कि कंटिन्यू हवा बहती रहे, ज्यादा तेज हवा ना मिले, उन्हें ठीक ठाक हवा मिलती रहे। तो वो जो है आपके पवन ऊर्जा, या उन्हीं को हम कहते हैं पवन चक्कियां। वो आपके जो बड़ी बड़ी जो पंखे होते हैं वो क्या है, पवन चक्कियां है। ठीक है, इसके बाद में आपने सुना होगा आजकल एक और ट्रेंडिंग चीज है, और वो है बायोगैस। ठीक है, बायोगैस, गोबर की गैस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, गोबर की गैस भी। होता क्या है कि आपके जो पशु होते हैं उनकी आंत में एक जो है बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं मेथेनोजन। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेथेनोजन। और ये मेथेनोजन क्या करता है कि ये मेथेन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, किसको तोड़ता है,
मुख्य रूप से ये कार्बोहाइड्रेट या सेलुलोज को तोड़ता है और मेथेन प्रोड्यूस करता है। और उस मेथेन को, क्योंकि मेथेन ज्वलनशील गैस है, ठीक है, मेथेन का सूत्र सुना होगा आपने CH4, और ये एक ज्वलनशील गैस होती है, यानी कि जलने वाली होती है, इसको हम जला सकते हैं, ठीक है। तो मेथेन होने की वजह से ये आसानी से क्या हो जाती है, जल जाती है, इसलिए इसका हम बायोगैस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली एक टैंक होता है, बायोगैस का क्या होता है, एक टैंक होता है, और इस टैंक में हम क्या डालते हैं, गोबर डालते रहते हैं, ठीक है। वो गोबर क्योंकि अवायवीय रहता है, ये सिस्टम चारों ओर से हम इसको बंद रखते हैं, ठीक है, हवा नहीं मिलनी चाहिए, हवा की अनुपस्थिति में ही मेथेन बनती है, तो हवा नहीं रहनी चाहिए, चारों ओर से इसको बंद कर देते हैं, और बंद करके इसमें हम क्या डालते रहते हैं, गोबर डालते रहते हैं। तो इसमें जो मेथेन बनती है उसको हम यहाँ से एक रिसाव पाइप के द्वारा उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। निकाल कर हम उसको एक जगह सिलेंडर में भर लेते हैं और फिर गैस में काम में लेते हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं ये आपके बायोगैस कहलाती है, ठीक है। इसका भी आज का ट्रेंड चल रहा है। एक और चीज आपने सुनी होगी जो कि ऊर्जा के रूप में ही काम में ली जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, या इसको हम बोल सकते हैं परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा कह सकते हैं क्या, या हम कहते हैं केंद्रीय ऊर्जा, केंद्रीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी। यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे यूरेनियम, ये ठीक है, कुछ ऐसे परमाणु हैं जो टूटने पर, जिनको हम तोड़ते हैं ना, यूरेनियम को तोड़कर हम दो भागों में बांट लेते हैं ना, तो उससे ऊर्जा निकलती है, उससे बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। और वो ऊर्जा हम किसके रूप में काम में लेते हैं, हमारे जो है परमाणु ऊर्जा के रूप में या केंद्रीय ऊर्जा के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये आपने देखा होगा अलग अलग परमाणु संयंत्र लगे हुए हैं, ठीक है। हमारे जो है हम कहते हैं कि हाड़ौती में है एक, ठीक है, कहाँ पर, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो है मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ में है एक, राजस्थान का जो है एकमात्र परमाणु संयंत्र है, ठीक है। वो क्योंकि पानी का होना आवश्यक है इसके लिए, ठीक है, पानी की कोई नदी के पास में या जहाँ पर पानी का अच्छा जगह है, रिसोर्स है, उस जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और एनर्जी बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है इससे, ऐसी कोई बात नहीं है कि कम बनती है, बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है। और आपका जो सूर्य होता है, उस सूर्य में भी कहीं ना कहीं जो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा ही जो है आपके वो होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है, ठीक है। यहाँ पर हम न्यूक्लियस को तोड़ रहे हैं और वहां पर न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, वो जुड़ता है, उसकी वजह से ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो दोनों ही प्रोसेस में क्या हो रही है, ऊर्जा निकलती है, और वही प्रोसेस यहाँ पर इस्तेमाल करके क्या कर लेते हैं, उसका जो है ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक नया पारंपरिक जो है विधि ही मानी जाती है कि ये भी क्या है, अभी की लेटेस्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद में हम बात करेंगे आपके किसके बारे में, एक तो लैंड के बारे में। जनरली जो लैंड होती है आपकी, उसको मैंने कह दिया ये 2 डायमेंशनल होती है। क्या होती है, 2 डायमेंशनल होती है। पहली बात तो इसको हम सभी प्रकार के कामों में काम में लेते हैं, जैसे घर भी बना लेते हैं, इसमें फैक्ट्री भी बनाते हैं, इसमें कोई कारखाना भी खोल लेते हैं, इसमें रोड भी बनाते हैं, इस पर हम जो है खेती भी कर लेते हैं, सारे प्रकार के काम हम लैंड पे करते हैं, वो तो होती है लैंड। दूसरी बात होती है सॉइल, ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, सॉइल होती है। और सॉइल में हम ये कहते हैं कि इसमें मुख्य रूप से एग्रीकल्चर ही होती है, यानी कि सॉइल भी कैसी होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो आपके ये है लैंड जो है, इसमें फर्टिलिटी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें तो हमें फर्टिलिटी की आवश्यकता नहीं है। घर बनाने के लिए फर्टाइल मिट्टी थोड़ी देखते हैं, ठीक है, इसके अलावा सड़क बनाने के लिए फर्टाइल मिट्टी थोड़ी देखते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है आपको किस मिट्टी की आवश्यकता होती है, फर्टाइल मिट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये बेसिक बातें हैं, बाकी आप सॉइल के बारे में सब जानते ही हो और हम बता देंगे। तो स्टार्ट करते हैं और इसको जो है हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। ऊर्जा के स्रोतों में पारंपरिक समाप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत, या तो पारंपरिक का मतलब हो गया पुराने, जो पहले से ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पारंपरिक, और दूसरे हो गए समाप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत, यानी कि कभी ना कभी ये समाप्त हो जाएंगे, ये तो कंफर्म है। कोयला, पेट्रोलियम आज है,
कल नहीं होगा, ठीक है। जो है इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अमेरिका जैसे देश जो है अपने रिजर्व को स्टोर रखते हैं, ठीक है। हालांकि अब वो बेचना स्टार्ट कर चुके हैं, उनको पता है यही सही समय है, क्योंकि इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसके बाद में जो है, पहले अमेरिका ऐसा किया करता था कि हम हमारे रिसोर्स को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, हमारे पास जितना कोयला है, हमारे पास जितना पेट्रोलियम है, हमारे पास जितना जो है ये प्राकृतिक गैस है, इन सबको हम जो है स्टोर रखेंगे, हम निकालेंगे ही नहीं, ठीक है। ये जो है थ्योरी थी उनकी। फिर जैसे ही ये जो नए मेथड्स आए, ठीक है, जैसे कि सौर ऊर्जा वाला हो गया, पवन ऊर्जा वाला हो गया, इसके अलावा और जो न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, तो इन्होंने देखा भाई ये तो रिसोर्स जो है बढ़ रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे कोयला और डीजल की डिमांड कम हो जाएगी, तो यही सही टाइम है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने रिसोर्स को अब बेचना स्टार्ट कर देना चाहिए। इतने दिनों स्टोर रखा, अच्छी बात है, लेकिन अब भाव भी बढ़ गए हैं और अब हमें बेचना चाहिए, ठीक है। तभी आप देखते हो कि अभी जो मोदी जी आपके अमेरिका में गए थे, तो वहां पर ये डील हुई है, मतलब ये बात हुई है कि आप रसिया से तेल अब कम खरीदो और हमसे भी तेल खरीदो, ठीक है, क्योंकि हम नॉर्मली रसिया से सबसे ज्यादा 40% तेल खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन अब हमसे भी तेल खरीदो आप। हम अमेरिका से लगभग 6 से 7% तेल ही खरीदते हैं, तो वहां से बढ़ाओ कि हमारी तरफ से भी तेल जो है आपको खरीदना चाहिए, ये वहां पर डील हुई है। तो वो बातें हैं जी, ये बात आपको समझनी होगी कि ये कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। जीवाश्म ईंधन में कोयला, गैस और तेल तीनों चीजें आती है, ठीक है। ये व्यावसायिक ऊर्जा का लगभग 85% आपूर्ति करते हैं, जहां पर हम, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हम मुख्य रूप से शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे जो अपनी गाड़ियां हैं उनको हम इलेक्ट्रीफाई कर लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक से इनको चलाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जो कॉमर्शियल हैवी व्हीकल्स है, ठीक है, उनमें तो मुख्य रूप से अभी भी किसकी आवश्यकता पड़ेगी, डीजल पेट्रोल की इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो इनकी जो है यूज हो जाएगा, ये बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, इनका हम यूज ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इनका यूज भी हम करेंगे, लेकिन इनका यूज वहां पर होगा जो बहुत ज्यादा भारी वाहन है, क्योंकि हम देखते हैं ना, अभी सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे पहले गाड़ी आई है, 2 व्हीलर आई है, उसके बाद में 4 व्हीलर आई, अब धीरे धीरे जो है ट्रैक्टर आने लग जाएंगे, ट्रक आने लग जाएंगे, तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। लेकिन जो कमर्शियल व्हीकल है, जो बहुत ज्यादा भारी वाहनों का, भारी चीजों को ले जाते हैं, जिनको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो अभी भी पेट्रोल डीजल पे ही चलेंगे। और व्यवसाय, जो अधिकतर व्यवसाय होता है, वो 85% किसके द्वारा हो रहा है, इसी के द्वारा होता है। जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, शिप होते हैं, ठीक है, जो आपके एरोप्लेन होते हैं, इनमें अभी भी किसका यूज होता है, इसी पेट्रोलियम का इनका यूज होता है, इसी फ्यूल का यूज होता है। इसके बाद में कार्बनिक पदार्थ बिटुमिन से प्राप्त करते हैं इसको, ठीक है, तलहटी में, यानी कि नीचे जो दबा हुआ कार्बनिक पदार्थ है, जिसको हम बिटुमिन, एक कोयले के रूप में जानते हैं, उससे इनको प्राप्त करते हैं। पेट्रोलियम में मुख्यतः पैराफिन होता है और सुगंधित यौगिक होते हैं, ठीक है, पैराफिन हो गया, सुगंधित यौगिक हो गए, इन्हीं को प्रोसेस करके हम डीजल पेट्रोल ये बनाते हैं। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से मेथेन और एथेन से बनी होती है। जो प्राकृतिक गैस होती है, ये प्राकृतिक गैस और ऑयल जो है, इसमें ज्यादा अंतर नहीं होता है। जो कुएं होते हैं ना, जैसे पानी का कुआं होता है, उसी प्रकार जो है प्राकृतिक गैस के भी क्या होते हैं, कुएं होते हैं। और इन कुओं से क्या निकलता है, इन कुओं में नीचे मान लो अगर क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, तो उस तेल को निकाल लेंगे। और यदि वहां पर तेल नहीं है, गैस फैली हुई है चारों ओर, तो उस गैस को, क्योंकि वहां पर भी क्या हुआ है, मुख्य रूप से जो है एवाइबीएस अवसन था, वहां पर ऑक्सीजन नहीं थी, तो मेथेन का, रेथेन का निर्माण हो चुका है। तो इसी गैस का यूज हम प्राकृतिक गैस के रूप में यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं और उसका यूज करते हैं, ठीक है। राजस्थान में बाड़मेर एक अच्छा जो है वो जगह है। बाड़मेर में बहुत ज्यादा मात्रा में कई प्रकार के कुएं, कई प्रकार के पेट्रोलियम के कुएं हो गए, इसके अलावा जो प्राकृतिक गैस के कुएं हो गए, ये मिलते रहते हैं, ठीक है। और वहां से यदि राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो ऑयल है वो वहीं से निकाला जाता है, बाड़मेर से ही, ठीक है। वहीं पे एक रिफाइनरी बन रही है बाड़मेर में, उसी को वहीं पे प्रोसेस कर लेते हैं और फिर वहां पे पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये चीज है। कोयला हाइड्रोजन में कम और स्थलीय वनस्पति से बनता है, ठीक है। कोयला हाइड्रोजन में कम, यानी कि हाइड्रोजन तो इसमें कम होता है, स्थलीय वनस्पति से बनते हैं, मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं। औद्योगिकरण और जनसंख्या वृद्धि से तेजी से इनमें कमी आ रही है। जैसे जैसे हम उद्योग बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हम इनका अतिदोहन करते जा रहे हैं, जिससे इनमें धीरे धीरे कमी आती जा रही है, ठीक है। तो वो चीज आपको समझनी होगी। दूसरी बात, जो हम कई वर्षों से जलाते हुए आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने सबसे पहले जो ऊर्जा का
आविष्कार किया, जो आग उनको मिली, उसके बाद में उन्होंने जो है लकड़ी जलाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि लकड़ी को वो क्या मानते थे, अच्छा सोर्स मानते थे ऊर्जा के रूप में। तो लकड़ी को आज भी हम जलाते हैं, ठीक है, तो वो लकड़ी जो पहले से जलाई जा रही थी वो आज भी जलाई जा रही है। इसका मतलब इंपॉर्टेंस किसी भी चीज का खत्म नहीं होता है, ये कह सकते हैं कि कम हो जाता है किसी चीज का इंपॉर्टेंस, ठीक है। लकड़ी का आज इंपॉर्टेंस कम हो गया है, लेकिन जो है हम जलाने के लिए और वस्तुएं काम में लेने लगे हैं, इसलिए उसको थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देते हैं। बाकी इसको भी हम किसके रूप में जानते हैं, एक समाप्त होने वाले जो रिसोर्स के तौर पे जानते हैं कि कभी ना कभी ये भी समाप्त हो जाएगा। घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, जिसमें वनों की कटाई बढ़ जाती है, पारिस्थितिकी और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। बायोगैस और सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इनको रोकना है, यदि लकड़ी को काटने से रोकना है तो बायोगैस को, सौर ऊर्जा को, इनको बढ़ावा दो, ताकि इनके बढ़ जाने से क्या होगा, इनके बढ़ने से कोयला का, लकड़ी का इनका इस्तेमाल कम होगा और ये बच जाएंगे। ये चीज देखने को मिलती है। गैर पारंपरिक जो सोर्स है या अक्षय ऊर्जा, जो कभी खत्म नहीं होगा, अक्षय का मतलब क्या होता है, कभी खत्म नहीं होने वाले, ठीक है, वो वाले जो रिसोर्स है उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो है आपका सौर ऊर्जा। क्या है दोस्तों, सौर ऊर्जा, ठीक है। यहां पर हम बात करें जो निःशुल्क है, प्रदूषण मुक्त है और नवीकरणीय है, ठीक है, यानी कि इसको एक तो निःशुल्क कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि फ्री में मिल रहा है, हालांकि प्रोसेसिंग में इसमें भी खर्चा होता है, जो प्लांट लगाते हैं उसमें खर्च हो जाता है, ठीक है, लेकिन यह है कि एक बार लगाने के बाद में एक बार का खर्चा है, उसके बाद में बार बार खर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, बार बार खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये वाली जो है आपके, इसलिए ये निःशुल्क तौर पे है, प्रदूषण मुक्त है, कोई प्रदूषण नहीं करते हैं और नवीकरणीय है, इनको हम बार बार बना सकते हैं। धूप वाले क्षेत्रों में अधिक प्रभावी है, जिन क्षेत्रों में धूप अधिक, जैसे राजस्थान में धूप खूब गिरती है, तभी तो राजस्थान में अधिकतर जो आपको ये जो हमारे देश के जितने भी सोलर पार्क है उसमें से अधिकतर राजस्थान में ही है, ठीक है, चाहे जोधपुर का बड़ला पार्क हो, चाहे बाड़मेर में हो, चाहे बीकानेर में हो, चाहे जैसलमेर में हो, अधिकतर जो आपको मिलेंगे वो इसी रीजन में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके धूप अधिक गिरती है और ज्यादा धूप होने की वजह से ज्यादा ऊर्जा बनती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है अच्छा क्या है, हमारे लिए ये अच्छी बात है कि राजस्थान वाले धूप खाते हैं, यानी कि धूप को सहन करते हैं, तो वहां पर अब ऊर्जा के अच्छे सोर्स भी मिले हैं, ठीक है, तो फल तो मिलता है हर चीज का। आज उन जमीनों की इनकी वैल्यू भी हो रही है, क्योंकि वहां पर ये प्लांट लगाकर क्या कर सकते हैं, हम ऊर्जा उत्पादित कर सकते हैं। और मेरा दोस्त एक बाड़मेर का है, उनका कहना यह है कि हमने जो है हमारी लगभग 100 बीघा जमीन है ना, किसके लिए दे रखी है, रेंट पे दे रखी है ऊर्जा उत्पादन के लिए, ठीक है, क्या कर रखी है, रेंट पे दे रखी है कि इनमें जो है आप क्या कर सकते हो, भाई कंपनियां रेंट पे लेती है कि हम साल एक साल का इतना पैसा देंगे, इस जमीन में हम सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, तो उस एरिया में वो लगा लेते हैं, उनके पास फ्री में पैसे आते हैं। तो वो बात है भाई, वो है मजे वाली बात, तो ठीक है, क्योंकि वो पैसा भाई कमाना ही नहीं पड़ रहा है, बैठे बैठे पैसा आ रहा है, ठीक है, जमीन कमा के दे रही है। भारत सरकार जीवाश्म ईंधन के स्थापन पर सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर उपयोग की योजना बना रही है। भारत सरकार हमेशा कहती है कि इसी चीज में हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, और सोलर एनर्जी हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है हम ऊर्जा इन पेट्रोलियम से, इनसे जो है हटके हम ऊर्जा कहाँ से उत्पादित कर सके, सौर ऊर्जा से ले सके, जिससे प्रदूषण भी कम होगा, हमारा खर्च भी कम होगा और हम क्या कर पाएंगे, हम अच्छी ऊर्जा का उत्पादन भी कर पाएंगे। इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान है। और फिर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी भी है कि हमारे पास धूप वाला एरिया अवेलेबल है, राजस्थान में पूरे में आप कहीं पे भी सोलर एनर्जी लगा सकते हो, ठीक है। और इवन राजस्थान ही नहीं, यदि हम कॉमर्शियल छोटे रूप में काम में लेना चाहिए चाहते हैं, जैसे कि मान लो कोई हमें जो है पंप सेट चलाना हो पानी वाला, या कोई और छोटी मोटी लाइटिंग के लिए, इस प्रकार का जो काम है वो हम देश में कहीं पर भी जो है सोलर एनर्जी लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है इतनी कैपेसिटी तो है इस धूप में कि वो आराम से इनको तो चला सकता है, ठीक है। तो वो बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में भी राजस्थान अच्छा काम करता है, क्योंकि यहाँ पर हवाएं जो है साल भर अच्छी हवाएं चलती रहती है, ठीक है। तो आपको चक्कियां, सिंचाइयां और कृषि कार्यों में उपयोग किया जाता है। जो पवन चक्कियां होती है उनको सिंचाई में काम में लेते हैं, कृषि कार्यों में काम में ले लेते हैं, ठीक है। और भारत में 20,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने की क्षमता किसके द्वारा है, पवन चक्कियों द्वारा उत्पन्न की जा रही है। 20,000 मेगावाट काफी ज्यादा होती है, ये हम उत्पादित
कर रहे हैं। मेगावाट के बाद में आता है गीगावाट, ठीक है, मेगावाट के बाद में क्या आता है, गीगावाट आता है, वो उससे भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो वो चीज है। अभी जो भारत सरकार थी वो कह रही थी कि लगभग हम 30 गीगावाट, ठीक है, कितनी, 30 गीगावाट किसके द्वारा, सौर ऊर्जा द्वारा हम उत्पन्न करना चाहते हैं, ये लक्ष्य है, ठीक है, वो है, और इसको और बढ़ाना चाहते हैं। जल विद्युत ऊर्जा की हम बात कर लेते हैं। देखो जल विद्युत ऊर्जा क्या होती है, तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम क्या बनाते हैं, डैम बनाते हैं, ठीक है। कल परसों भी हम बात कर रहे थे कि ये जो है नॉर्मली इस प्रकार का एरिया होता है जहां पर कोई नदी होती है, उस नदी को हम रोक देते हैं, इस नदी को रोककर इसके पानी को हम दूसरी साइड इकट्ठा कर लेते हैं और यहाँ से जो है एक जगह से इसको गिराते हैं। अब जब ऊपर से पानी गिरता है तो ऊपर से पानी स्पीड के साथ जाएगा, और स्पीड के साथ जाएगा तो नीचे हम एक टरबाइन लगा देते हैं, घूमने वाला होता है, जो कि ऊर्जा उत्पादित, आपने जनरेटर देखा होगा नॉर्मली, ठीक है, जो जनरेटर होता है उसी प्रकार का एक टरबाइन होता है, वो बड़े रूप में होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, उसको लगा देते हैं यहाँ पर। अब जब ये घूमता है तो इसकी वजह से ऊर्जा बनती है और उस ऊर्जा का उपयोग लाइटिंग के रूप में करते हैं, लाइट ऊर्जा के रूप में वहां पर कर लेते हैं। आई बात समझ में? तो ये चीज होती है, ये आपके कहाँ देखने को मिलती है दोस्तों, ये बांध में देखने को मिलती है, इसी को हम कहते हैं जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है। सबसे सस्ता बिजली का स्रोत है क्योंकि कोई खर्च नहीं करना पड़ रहा है, एक बार बांध बना दिया उसके बाद में कंटिन्यू पानी गिरता रहेगा, बिजली बनती रहेगी। दूसरी बात, ब्रह्मपुत्र बेसिन में सबसे अधिक संभावना है, इसके बाद सिंधु, गोदावरी और गंगा बेसिन में है, ठीक है। बेसिन का मतलब होता है नदियों का पूरा एक समूह है, जैसे मान लो एक नदी है, गंगा नदी है, अब इसकी बहुत सारी सहायक नदियां भी तो होती है, एक ही नदी थोड़ी होती है ऊपर से नीचे तक, और भी बीच में बहुत सारी नदियां आकर मिलती है। तो ये जो पूरी मिली हुई नदियां सहायक नदियां है, मेजर जो नदी है, इन दोनों को मिलाकर हम बेसिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिन। तो गंगा बेसिन का मतलब हो गया गंगा और उसकी सहायक नदियां, गोदावरी बेसिन का मतलब हो गया गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियां। इस प्रकार से जो है आपके इनमें जो है अधिक संभावना है ऊर्जा उत्पादन की, सिंचाई और अन्य आर्थिक कार्यों में भी सहायता मिलती है। एक तो हम आसपास में इस पानी का सिंचाई के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, और दूसरा इस पानी को हम ऊर्जा के रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम एक ही जगह हो जाते हैं। इसके बाद में नाभिकीय ऊर्जा, या जिसको हम कहते हैं परमाणु ऊर्जा के रूप में, ठीक है, ये क्या होते हैं, तो दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकता के लिए एक संभावित विकल्प है, ठीक है। बिजली उत्पादन, रासायनिक और खाद्य प्रौद्योगिकी जो आपके प्रसंस्करण है उसमें उद्योगों में उपयोग लिया जाता है। उच्च लागत और रेडियोधर्मी कचरे का निपटान प्रमुख चुनौतियां होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि हम ऊर्जा तो बहुत ज्यादा उत्पादित कर लेते हैं इससे, लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ रेडियो एक्टिव वेव्स बनती है या कुछ रेडियो एक्टिव जो है एलिमेंट्स बनते हैं, जिनकी वजह से नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है यदि वो बाहर निकल गए तो, ठीक है। तो उनका डिपोजिट करना, उनको वापस से जो है कहीं पे उनको एक तरह से स्टोर कर देना, ये एक बड़ी चुनौती होती है। और इसके लिए करते ऐसा है कि गहराई में मिट्टी में छोड़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जब भी जो है यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा से जो परमाणु बनते हैं या जो रेडियो एक्टिव तत्व बनते हैं, उनको गहराई में मिट्टी में छोड़ा जाता है ताकि वो वहीं पे नष्ट हो जाए, ऊपर ना आ पाए, ठीक है। नहीं तो ऊपर आ जाएंगे तो वो कैंसर जैसी बीमारियां या और बहुत सारी जो है अलग अलग प्रकार की बीमारियां पैदा कर देंगे। इसके बाद में आता है जैव ऊर्जा। बायोगैस की हमने बात की थी, जैविक कचरे गोबर पौधों के अवशेष से उत्पन्न होता है और इससे प्रदूषण भी कम होता है। अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, यानी कि इसको हम लंबे टाइम तक काम में ले सकते हैं, गोबर डालते रहेंगे और ऊर्जा बनती रहेगी, उस हिसाब से है। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस उत्पादन के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपको पशु मिल जाएंगे, ठीक है, और दूसरा पशु है तो वहां पर गोबर की अवेलेबिलिटी भी है, तो सिर्फ एक टैंक बनाना है और उस टैंक का इस्तेमाल बायोगैस के रूप में करना है, बस ये सिंपल सा मेथड फॉलो करना है। इस प्रकार से इसको काम में लेते हैं। आगे हम बात करते हैं भू संसाधन, जिसको लैंड हम बोलते हैं, ठीक है, लैंड रिसोर्स के तौर पे हम जानते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। देखो ये चीज तो मैंने आपको बताई दी थी कि भूमि क्या होती है, और दूसरी चीज मैंने आपको ये भी बता दिया था कि सोइल क्या होती है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं भूमि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/5वां भाग होती है, ठीक है, यानी कि हम ये कहते हैं पहले तो स्थल है, ठीक है, अब उस स्थल पर कई प्रकार के पहाड़ भी है, अब पहाड़ को हम लैंड थोड़ी कहेंगे, ठीक है, तो लैंड हम बिल्कुल सरफेस मैदानी भाग को लैंड कहेंगे। तो वो जो एरिया है वो आपके 1/5वां भाग है, ठीक है। खाद्य हो, रेशे हो, ईंधन हो, चारे हो, औद्योगिक कचरे का माल के लिए आवश्यक होते हैं, इन सब चीजों के लिए
लैंड की आवश्यकता होती है। कृषि के लिए जो मृदा होती है, जल होता है, वनस्पति होती है, जलवायु होती है, ये सभी प्राकृतिक संसाधन कहीं ना कहीं मिट्टी जो आपकी लैंड होती है इसी से कनेक्टेड होते हैं, भूमि से ही कनेक्टेड होते हैं। भूमि का संरक्षण, क्योंकि ये लगातार खराब होती जा रही है, कृषि भूमि बढ़ती मांग के कारण अधिक दोहन हो रहा है और 56% देश भूमि शरण से प्रभावित है। शरण का मतलब समझते हो, अपरदन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इरोजन। तो इरोजन से प्रभावित है ये। कहीं पे जो है आपको वाटर इरोजन देखने को मिलेगा, कहीं पे एयर इरोजन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार होते हैं जिनसे मिट्टी को हानि हो रही है, तो वो चीज देखने को मिलती है। इसमें मृदा अपरदन भी आता है, जल भराव, लवणीकरण भी आता है। लवणीकरण का मतलब अम्लीय, वो सारी मिट्टी बन जाना, और उद्योगों में प्रदूषण भी, कई प्रकार की जो भारी धातुएं होती है उनको हम मिट्टी में छोड़ देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, जिसकी वजह से वहां की लैंड खराब हो जाती है। ये चीज देखने को मिलती है। इसके अलावा मृदा अपरदन, आप जानते हो, हवा, जल और मानवीय क्रियाओं के द्वारा मृदा का एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो भूवैज्ञानिक प्राकृतिक अपरदन भी होता है और मानव जनित अपरदन भी होता है। जो प्राकृतिक अपरदन होता है वो नेचुरली होता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती है, वो धीरे धीरे होता रहता है। जितनी मिट्टी बन रही है उतना अपरदन हो रहा है, तो कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जब मानवीय प्रवृत्ति की बात करें, मानव जनित गतिविधियों की बात करें, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है आपके मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जिससे जो है कई प्रकार के नुकसान हमें उठाने पड़ते हैं। रोकथाम के लिए हम संरक्षण जुताई कर सकते हैं, कंटूर खेती कर सकते हैं, टेरेसिंग कर सकते हैं, पट्टी फसल लगा सकते हैं, गली फसल लगा सकते हैं, और वायुरोधी वृक्ष जिनको वाइंड ब्रेक और हम शेल्टर बेल्ट बोलते हैं वो भी हम लगा सकते हैं। बेसिकली इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सुन लो। जुताई का मतलब होता है कि ज्यादा जो है हमें संरक्षणीय जुताई का मतलब होता है कम से कम जुताई करना। ज्यादा करते हैं तो मिट्टी की स्ट्रक्चर खराब होती है, मिट्टी उड़ती जाता है या बहकर चली जाती है। दूसरी बात, कंटूर, यानी कि पहाड़ों पर हम ऐसे खेती करते हैं, ठीक है, आपने नॉर्मली देखा होगा पहाड़ों पर हम इस प्रकार से खेती करते हैं, इसको हम कंटूर खेती कहते हैं। और टेरेसिंग का मतलब होता है ऐसे टेरेस बना देना, ठीक है, यहाँ पर खेती कर ली, फिर यहाँ पर खेती कर ली, यहाँ पर खेती कर ली, ऐसे जो होता है आपके टेरेसिंग होती है। पट्टी फसल, यानी कि एक फसल आपने घास की लगा दी, एक नॉर्मल फसल लगा दी, फिर एक घास वाली। अब घास क्या करती है, मिट्टी को पकड़ती है, ठीक है, घास क्या करती है, मिट्टी को अच्छे से पकड़ती है, तो मिट्टी को बहकर नहीं जाने देती है, ठीक है। गली फसल भी वही प्रकार होता है। वायुरोधी वृक्ष लगा देना, जहां पर मिट्टी उड़ के जाती है वहां पर खेत की मेड़ पर हम क्या लगा देते हैं, बड़े बड़े वृक्ष लगा देते हैं, झाड़ियां लगा देते हैं, जो कि मिट्टी को उड़कर नहीं जाने देती है। इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती है। लवणीकरण का मतलब होता है जब हम मान लो उर्वरक इसी प्रकार के दें जिनसे लवणता बढ़ती हो, या हम खारे पानी का इस्तेमाल कर ले किसमें, सिंचाई के रूप में, तो उससे क्या होता है, मिट्टी लवणीय हो जाती है, मिट्टी में खार ज्यादा बन जाते हैं, जिससे पौधा विकास नहीं कर पाता है, ठीक है। मरुस्थलीकरण हो जाना, पानी का सूख जाना, जिसकी वजह से लगातार क्या हो जाता है, मिट्टी जो है शुष्क हो जाती है, वहां पर फसल उत्पादन नहीं होता है, उपज क्षमता उसकी घट जाती है। ये चीज देखने को मिलती है। जूमिंग खेती, इसके बारे में पहले भी मैंने बताया होगा आपको। जूमिंग या इसको ट्रांसफर खेती या शिफ्टिंग खेती भी कहते हैं, हम कल्टीवेशन भी कहते हैं। इसमें एक जगह जो जंगल वाला एरिया है उसको काटते हैं, उसको जलाते हैं, और वहां पर 4 से 5 साल तक खेती करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चले जाते हैं दूसरी जगह पर, यहाँ भी ऐसी ही प्रोसेस दोबारा फॉलो करेंगे, और ऐसे एक जगह से दूसरी जगह ऐसी खेती करते रहते हैं। आदिवासी इलाकों में ज्यादा फॉलो की जाती है, ठीक है, और वहां पर ज्यादा करते हैं जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जिनकी मिट्टी की प्रोडक्टिविटी या हम कहते हैं उर्वरता कम होती है, ठीक है, जो फर्टिलिटी होती है वो कम होती है। ये बात आप मुख्य रूप से हम ये कहते हैं कि जो ऑक्सीसोल होता है, ठीक है, जिसको हम लेटेराइट मिट्टी या लेटेराइटिक सोइल बोलते हैं, लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं, वहां पर ज्यादा ये देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में आता है मानव जनित भूस्खलन, ठीक है, लैंडस्लाइड हो जाता है, पहाड़ी इलाकों में जो मिट्टी है वो ढहकर आ जाती है, ठीक है, नीचे आकर गिर जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये भी आपके लैंड से रिलेटेड ही है। इसके बाद में आता है मृदा संसाधन। मृदा का क्या महत्व है, तो हम कहते हैं भाई खेती करने के लिए और जीवन होने के लिए तो मिट्टी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिट्टी हमारे ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम है इसको पूरा सपोर्ट करती है, इसके बिना जीवन पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, खाद्य उत्पादन, वनस्पति विकास, जल संरक्षण में भाग लेती है। मृदा के कई प्रकार होते हैं, आपने सुना होगा, काली मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, दलदली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, ठीक है, इनकी कुछ खास विशेषताएं
होती है। मृदा क्षरण अभी हमने बात की, एक तो प्राकृतिक क्षरण होता है, एक मानव जनित या त्वरित क्षरण होता है जो जल्दी से होता है। दूसरा मृदा की उर्वरता, उर्वरता का मतलब होता है मृदा की पोषक प्रदान करने की क्षमता, वो क्या होती है आपकी मृदा उर्वरता होती है, तो उस चीज को भी आप ध्यान रखोगे। मृदा संरक्षण, मृदा संरक्षण का मतलब होता है मृदा को हमें क्या करना है, बचाना है, उसको संरक्षित खेती करके, टेरेसिंग करके, कंटूर खेती करके, वृक्षारोपण, ये सारी चीजें करके हम क्या करते हैं, मृदा को बचाते हैं। मृदा को प्रदूषित होने से भी हम बचाते हैं। प्रदूषित होने से कैसे बचाएंगे, तो ऐसे फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करेंगे जो कि या तो ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनका कम करेंगे, या ऐसे इस्तेमाल करेंगे जो कि नुकसान कम पहुंचाते हो, ठीक है। और बायोलॉजिकल चीजों पर शिफ्ट हो जाएंगे, जैविक खाद का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जो आपके हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर्स है उनका इस्तेमाल करेंगे, जिससे मिट्टी खराब नहीं होती है या कम होती है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद में आपका इकोसिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। किसकी बात करेंगे, इकोसिस्टम की हम बात करेंगे, या इकोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। दो बेसिक रिसोर्स थे जिनकी हमने बातें की है, एक तो ऊर्जा रिसोर्स के तौर पे बात की, और दूसरा हमने लैंड रिसोर्स, या इसी को हम कह रहे थे कि सॉइल रिसोर्स, ठीक है। दोनों चीजें की हमने सारी बातें कर ली है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, और समझने वाली बातों में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीजें जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं वही चीजें हैं, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। एक बार चीजों को देखना है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।